नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। एक बार फिर से हम इंटरव्यू के सेशन में आज आपसे रूबरू करवाएंगे ट्रेजरी ऑफिसर हमारे सर साथ हमारे बैठे हुए हैं। सर का ये 5वां अटेम्प्ट था, चौथा मेंस था और दूसरा इंटरव्यू था। सर को बहुत बधाइयाँ। पहले सर के मित्र भी आज यहाँ पे सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। सर आपको बुके से हम सम्मानित करना चाहते हैं। सर आपको बहुत बधाइयाँ। सर कैसा लग रहा है UPPSC में सिलेक्शन पाने के बाद? बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे साथ मेरे दोस्तों का भी हो गया, जिसमें विप्लव अभिषेक यादव भी हैं। एक DSP है, एक डिप्टी जेलर है, तो इस वजह से मुझे काफ़ी खुशी है कि मेरा इस बार जो 3 लोगों की फ्रेंड सर्किल थी उसमें विकास भी है जो SDM के पद पे है। तो हम लोग चारों लोग एक साथ सेलेक्टेड हैं, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। मतलब 4 दोस्त एक साथ सिलेक्शन, ये बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, ग्रुप स्टडी करते वरते थे कि नहीं आप लोग? हंसी मजाक एकदम करते थे। ग्रुप स्टडी में कभी कभी तो गुस्सा भी हो जाते थे लोग एक दूसरे से कि नहीं तुम इस तरह के आंसर कैसे लिख सकते हो, ये आंसर गलत है, हाँ ऐसे आंसर नहीं लिख सकते, अगर ऐसे लिखोगे तो नहीं होगा। तो ऐसे कौन करता था भैया? मेरा एक दोस्त है अभिषेक यादव है जो DSP हुआ है इस बार। उनका इंटरव्यू मैंने लिया भी था। अभी आप लिए हो DSP, वो काफ़ी गुस्सा भी हो जाता था, कहता था अभी ऐसे लिखेगा। अरे भाई बड़ी शरीर भी है, DSP बन चुके हैं। DSP है और मैं TO, मेरा उतनी अच्छी पर्सनालिटी भी नहीं है तो वो थोड़ा दबा देता था मुझे कभी कभी। हाँ भैया वो मित्र है, मित्र बहुत किस्मत वालों को ही अच्छे मिलते हैं और जब मित्रों का अच्छा साथ मिल जाता है। देखिए अभी एक मैंने इंटरव्यू निरुत्पल मृणाल जी का लिया था, वो बोले कि अगर जीवन में कभी भी आप डिमोटिवेट होगे तो आपको आपका मित्र ही बचा सकता है। हाँ, मेरा मित्र है अभिषेक यादव, विप्लव, विकास, ये लोग हैं। ये लोग हमेशा मोटिवेट किए हैं। अगर हम लोग फेल भी हो जाते थे तो वो लोग कहते थे अरे यार ये तो एक प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया, अगर आप इसमें प्रयास करते हैं और पिछली गलतियों को अगर आप सुधारते हैं तो आप एक ना एक दिन जरूर निश्चित रूप से सफल होंगे, जिसका परिणाम है कि आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। सर आपका मीडियम कौन सा है और आपने कोचिंग की थी कि नहीं की थी? मेरा मीडियम हिंदी है। मैंने कोचिंग की थी इलाहाबाद में ही की थी। मैंने GS वर्ल्ड कोचिंग की थी, पर उसमें मैंने सिर्फ प्रीलिम्स के लिए कोचिंग की थी। प्रीलिम्स का मैंने 6 महीना कोचिंग की थी, उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट की। अच्छा, आपने सेल्फ स्टडी स्टार्ट की। सर अभी प्रीलिम्स 2024 का आने वाला है, तो लगभग 45 दिन का समय बचा हुआ है, 40-45 दिन। बच्चे किस तरीके से अपने आप को बूस्ट करें, किस तरीके से अपना गियर चेंज करें? मेरा मानना है कि आप PYQ पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि PCS में हमेशा इस बात का स्कोप रहता है कि 150 सवाल है, तो उसमें 60 से 70 ऐसे सवाल रहते हैं जो हर वर्ष रिपीट करते हैं। और PYQ को ध्यान में रखते के साथ साथ आप करंट का विशेष ध्यान दें, क्योंकि करंट के करीबन 32 से 35 सवाल रहते हैं। अगर आप करंट अच्छे से तैयार करते हैं तो आप इस बात की पूरा चांस है, इस बात की पूरी श्योरिटी है कि आप 35 सवाल में से 30-32 सवाल कर लेंगे। अगर आप इस तरह 60 सवाल इधर और 30 सवाल इधर कर लेते हैं तो 90 आपके हो जाएंगे और 10-15 सवाल तो ऐसे आपके सही हो जाएंगे, तो पूरा चांस बनेगा कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएंगे। अच्छा सर, ये घटना चक्र आपने सॉल्व किया था? हाँ, मैंने पुनरावलोकन पढ़ी है, मैंने उसको लगाया भी है। कितना बार? हाँ, मैं प्रीलिम्स देने से पहले मैं कम से कम 3 से 4 बार उसको कर लेता था। अभी तक आपने कितनी बार घटना चक्र सॉल्व कर लिया पूरे कैरियर में? अभी तक तो मुझे लगता है मैंने 15 से 20 बार किया होगा घटना चक्र। 15 से 20 बार घटना चक्र सर ने सॉल्व किया था। हाँ। प्रीलिम्स के पहले अभी तक इन्होंने सॉल्व कर लिया है। सर करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े बच्चे? मैंने करंट अफेयर ओनली IAS एक चैनल है जो एडिट, हाँ सुमित सर का, उसको मैंने फॉलो किया था। उसमें प्रीलिम बूस्टर अधिक से ज़्यादा 15 से 20 मिनट का होता है। अगर आप उसको निरंतर फॉलो करते हैं तो आपका करंट अफेयर स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर आप उसका एडिटोरियल भी सुनते हैं तो वहाँ से आपको कई ऐसे करंट इश्यूज़ आपको हमेशा पता चलेंगे, कई स्टैटिक इशूज़ जिनका उपयोग मेंस में कर सकते हैं, प्रीलिम्स में कर सकते हैं। तो मैं उसको निरंतर सुनता था और उसका प्रयोग मैं करता था। मैं चाहे अपने प्रीलिम्स में हो चाहे मेंस में हो, उसका मैंने उपयोग किया। उसकी वजह से मेरे आंसर राइटिंग में और PYQ में दोनों में मेरे सुधार हुए थे। मतलब दोनों में आपने सुधार हुए थे। हाँ। सर और कौन सी साइट और कौन सी यूट्यूब चैनल को बच्चे फॉलो करें? आप प्रीलिम बूस्टर ओनली IAS का कर सकते हैं। उसका एडिटोरियल डिस्कशन भी आप सुन सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं है, मुझे लगता है एडिटोरियल 35-40 मिनट का दोनों रहता है। आप उसको सुन सकते हैं, चाहे उसका आप अगर नोट्स बनाएं तो मुझे मानना है ज़्यादा बेहतर है। इसके साथ साथ आप करंट के लिए घटना 7 आप जो वार्षिकी आती है, जो 1 महीने पहले आती है, उसको अगर आप 2-3 बार पढ़ लेते हैं और जो आपने नोट्स बनाया है प्रीलिम बूस्टर का, इन दोनों को मिला के अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका करंट में
पूरी उम्मीद है कि 35 सवाल में से आप 30 सवाल एकदम सही कर ले जाएंगे। अच्छा, इतने अगर आप कवर करेंगे तो 35 में से 30 सवाल आप सही 30 सवाल एकदम सही कर ले जाएंगे, जो आपको निश्चित रूप से प्रीलिम पास करवा देगा। अच्छा, मतलब ये काम करें। अच्छा सर, ये बताइए कि स्टैंडर्ड बुक में आपने क्या क्या फॉलो किया था, कौन कौन सी स्टैंडर्ड बुक आपने पीसीएस के लिए पढ़ी थी? मैंने स्टैंडर्ड बुक एम लक्ष्मीकांत पढ़ी थी पॉलिटी के लिए, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी है, और एंशिएंट मिडविल के लिए मैंने लूसेंट का जो नोट्स है, लूसेंट ने जो लिखा है मैंने वो पढ़ी है। उससे कवर हो जाएगा? हाँ, उससे अगर आप लूसेंट का एंशिएंट मिडविल पढ़ते हैं, वो लूसेंट एक मतलब बेहतर रिसोर्स है अगर आप उसका उपयोग करते हैं। अगर आप 60 नोट्स नहीं बना पाते तो लास्ट टाइम में आप लूसेंट को 2-3 बार रिवीजन करके और करंट को अपने अच्छे से तैयार करके प्रीलिम्स निकाल सकते हैं आप। अच्छा, लूसेंट। हाँ। अच्छा, और विषय का बताइए, इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स के लिए मैंने राजू सिंह है, एक जीएस वर्ड में पहले पढ़ाते थे, मैंने उनका नोट्स का उपयोग किया था। और साइंस टेक का भी मैंने नोट्स उपयोग किया था, जीएस वर्ड का ही। उसके साथ साथ मैं साइंस टेक में पुनरावलोकन का ही ज़्यादा प्रयोग करता था, क्योंकि वहीं से ज़्यादातर साइंस टेक के सवाल वो रिपीट होते हैं। और करंट का मैंने आप लोग को बता ही दिया कि प्रीलिम बूस्टर में वहाँ से मैं साइंस का तैयार कर लेता था। और ज्योग्राफी मैंने 11th-12th की खुल्लत पढ़ी है, और ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल रहा है, तो ज्योग्राफी में मुझे कोई विशेष समस्या नहीं होती थी। अच्छा, विशेष समस्या ज्योग्राफी में आपकी नहीं होती? मैंने ज़्यादातर खुल्लत पढ़ी है। 11th-12th की खुल्लत अगर आप सही से पढ़ते हैं तो 11th-12th की खुल्लत से आपका प्रीलिम्स भी और मेंस भी दोनों तैयार हो जाएगा। सर, बहुत शानदार तरीके से आप बच्चों को स्ट्रैटेजी बता रहे हैं। सर, आप डेली मतलब कितना घंटा अपनी पढ़ाई को देते थे? डेली का रूटीन क्या था आपका? मैं डेली मैक्सिमम तो जब मेंस का समय रहता था तो मैं 10 घंटे 11 घंटे पढ़ता था, नहीं तो मैं डेली 6 घंटा 7 घंटा पढ़ता हूँ। मतलब डेली आप पर डे मतलब कभी मिस नहीं होता था? हाँ, नहीं, कभी कभी हो जाता है भाई, दोस्त हैं जिसके 2-4-5 दोस्त हैं, तो कभी कभी तो ऐसा हो सकता है कि आप मिस हो जाए, पर मैं पूरी कोशिश रहती थी कि उस दिन भी 5-6 घंटे आप पढ़ाई करें, जो आपने रूटीन सेट कर रखा है उस रूटीन का पालन करें। अगर आप किसी भी दिन बाई चांस या किसी ऐसे वैलिड रीज़न की वजह से पढ़ाई नहीं हो पाती तो आप उसकी भरपाई 1-1, 2-2 दिन एक्स्ट्रा पढ़ के कर सकते हैं, तो मैं ऐसा करता था। अच्छा, मतलब भरपाई भी आप सर करते थे? अच्छा सर, जैसे कि न्यूज़पेपर की बात हो गई, प्रीलिम्स की बात हो गई, तो अच्छा बच्चे जैसे कि बच्चों को मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई करनी चाहिए कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड? मेरा मानना है दोनों होना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्टेज में अगर आप फेल होते हैं तो आप पूरी तरह से बाहर हो जाते हैं। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों की पढ़ाई होनी चाहिए, और ये शुरू से ही होना चाहिए। प्रीलिम्स के साथ साथ हमेशा मेंस भी पढ़ते रहिए। हाँ, आंसर राइटिंग आप चाहें तो थोड़ा लेट शुरू कर सकते हैं, पर प्रीलिम्स मेंस जब भी आप प्रीलिम्स पढ़ें तो उसको इस तरह से पढ़ें कि अगर कोई भी सवाल आता है उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड, तो मेरे पास 200-250 शब्द लिखने भर का मटेरियल रहे। ये नहीं कि सिर्फ फैक्ट ही याद करते रहें, फैक्ट के साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बुक एक बेसिक बुक जो है वो काफ़ी बढ़िया माध्यम है। अगर आप उसका सही से अध्ययन करते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। इसके साथ साथ अगर कॉन्सेप्ट वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं तो आप यूट्यूब का और इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं, जो वर्तमान में मुझे लगता है कि जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो सब लोग इसका उपयोग करते हैं। सर, जैसे नोट्स किस तरीके से बनाएं? बच्चे जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, तो नोट्स इसकी कैसे बनाया जाए? नोट्स बनाने का एक सीधा तरीका है कि आप जब सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि कौन से ऐसे सवाल हैं जो मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, या कौन से ऐसे सवाल हैं कि जिनका कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर नहीं है, जिससे मुझसे ये सवाल गलत हो जाते हैं। तो उन सवालों को आप हाईलाइट करके रखें, और जब आप दोबारा बुक पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड, तो उस किताब में जब वो टॉपिक मिले आपको तो उसका नोट्स आप स्पेशल बना के रखें, क्योंकि जो जनरल चीज़ें वो तो समझ में आ जाती हैं, पर ट्रिकी चीज़ें जो होती हैं वो जल्दी समझ में नहीं आती हैं। तो उनका 1-2 बार रिवीजन करें और A4 शीट पे उसका नोट्स बना लें, और जब दोबारा सॉल्व करने जाए, चाहे PYQ चाहे कोई टेस्ट सीरीज, तो उसको एक बार रिवाइज़ कर लें। ऐसा अगर आप 2-3 बार करते हैं तो कोई भी, मुझे नहीं लगता ऐसा सवाल है कि जो फंसे या जो आपको फंसा सके। सर, NCERT पढ़ना ज़रूरी होता है कि नहीं होता जो शुरुआत के बच्चे हैं? हाँ, आपने पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? मैंने कुछ की पढ़ी थी, जैसे मैं भूगोल की पढ़ा था, भूगोल की पढ़ी थी, पॉलिटी की पढ़ी थी। तो आप चाहें तो NCERT पढ़ सकते हैं। अगर आपका नहीं मन है या आपके पास समय कम है तो आप बेसिक बुक का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि बेसिक बुक में भी जैसे भूगोल के लिए 11th-12th की खुल्लत, पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत, चाहे कोचिंग का कोई इकोनॉमिक का नोट, साइंस का नोट, वो इतने बेसिक लोग लिखते हैं, या उसमें वो इतने बेसिक तरीके से वो समझाते हैं कि अगर आप उसको 2 बार 3 बार पढ़ते हैं तो आपको वो चीज़ें एकदम
कंठस्थ हो जाएंगी, आप उसको एकदम अच्छे से तैयार हो जाएंगी। तो अगर आपको लगता है कि पढ़नी चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं। पढ़ना आप जितना पढ़े रहेंगे, क्योंकि पढ़ना ऐसा चीज़ है कि वो इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास कलेक्ट है, वो एक तरह से फोल्डर मटेरियल के तौर पे काम करती है। तो अगर आप वो मेंस लिखेंगे, चाहे प्रीलिम्स लिखेंगे, तो वो कहीं ना कहीं प्रीलिम्स करेंगे तो वो कहीं ना कहीं से एक दूसरे से चीज़ें जुड़ जाती हैं। तो पढ़ना तो कभी मुझे नहीं लगता है कि नुकसान करता है। आप जितना चाहें वो पढ़ सकते हैं। सर आपके पिताजी सर क्या करते हैं? मेरे पिताजी शिक्षक हैं, हाँ, जूनियर हाई स्कूल में हेडमास्टर हैं। हाँ, चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतनी अच्छी तरीके से स्ट्रेटजी बताई। आखिरी सवाल, प्रयागराज और इलाहाबाद और जो भी यूपीपीएससी के एस्पिरेंट हैं उनके लिए क्या मतलब सफलता का सूत्र क्या है? सफलता का सूत्र है कि अगर आप 1 2 बार 3 बार अगर आप नीचे गिर भी जाते हैं या आपका लिस्ट में नाम नहीं आता है, तो कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है। ईमानदारी और सतत मेहनत और कठिन परिश्रम एक ऐसा उपाय है कि आप कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं और परिश्रम है और जो भी आपने पीछे गलतियां की हैं उनको निरंतर रूप से सुधार रहे हैं, तो एक ना एक दिन आपका होगा। आप एक दिन फाइनल लिस्ट में ज़रूर सेलेक्ट होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उम्मीद करते हैं कि जिस मुकाम पर आप हैं, जिस पोस्ट पर आप सेलेक्ट हुए हैं, उसमें समाज की सेवा आप ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। थैंक यू कैंडिडेट्स। बताइए कैसा रहा रिव्यू, और अपने सवालों को भी पूछिए। लगातार चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यूपीपीएससी की सबसे बड़ी कवरेज हमारे इस चैनल पे लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनव द्विवेदी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। थैंक यू।